नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पुलवामा के शहीदों को नमन करते हैं और उन शहीदों को नमन करते हुए एक ही सवाल है कि 5 साल हो गए हमारे इतने जवानों के शहीद हुए, आतंकी हमले का वो शिकार हुए। आज भी हमारी सरकार जो तमाम ड्रामे करती थी, उसी समय कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और नतीजा सिफर। सर्जिकल स्ट्राइक भी झूठी पाई गई और हमारे सैनिकों की शहादत पर वोट मांगे नरेंद्र मोदी ने, और जिसने वोट मांगे हों उसने उनको इंसाफ देने के लिए कुछ नहीं किया। शहीदों पे, लाशों पे राजनीति जिसने की हो, सिर्फ सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, क्या कहेंगे आप? वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? इसकी साजिश किसने रची थी? कौन है इसके मुल्जिमान? आज तक नहीं पता है। 5 साल हो गए, और नहीं तो कहा चंद मिनट में ही एकदम से अजीत डोभाल ने कह दिया था ये इसकी साजिश है और ये है और ये मेल आ गया। अरे भाई, मेल कहां से आ गया? क्या आ गया? क्या है? तो जब मेल आ गया तो सर्च कर लीजिए, पूछिए गूगल से एक मेल कहां से आया, कहां से भेजा गया, मोबाइल से भेजा गया कि उससे भेजा गया, कहां ये था, ये मेल कहां से ऑपरेट हुआ, सब कुछ पता होता है। इसको लेकर के सतपाल मलिक ने साफ साफ इशारा कर दिया था कि यह तो मोदी का खेल था चुनाव जीतने के लिए। यह कमोवेश वैसे ही था जैसे गुजरात में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बाघेला ने कहा था कि गुजरात में चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दंगे कराए थे। उन्होंने किस तरीके से उस ट्रेन में आग लगवाई थी और आग लगवा करके किस तरीके से तमाम हिंदुओं को मरवा दिया गया था, वो सुनियोजित था। यह भी एक सत्य है। चलिए, इन सब पे हम जब बात करते हैं कि सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी क्या क्या नहीं कर सकते, तब ये आता है। अब किसान मर रहा है, जिस किसान के लिए उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, और 2014 के चुनाव में वो कहा करते थे किसान को एमएसपी दिलाने, किसान को ये उन्हीं के वायदे थे, किसी और के नहीं। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस हो गया। आज जब किसान सड़कों पर बैठा है, फिर वो मांग कर रहा है कि 2 साल से अधिक हो गए आपके वायदा किए हुए, क्यों नहीं वो वायदे पूरे हो रहे? तो प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं, उनकी पुलिस और सब कुछ उन्हें रोकने को तैयार है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी देंगे। किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है।
इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए काम करने जा रहे हैं। हमने सदैव हक दिया है किसानों को, बिल्कुल सही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में 201 सिफारिशें की गई थी और 201 में से 75 सिफारिशें कांग्रेस पार्टी ने लागू कर दी थी। इसको लेकर के पूरी जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने दी। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी, 26 बची। उन 26 में से, और ये 175 का भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूं, 18 नवंबर 2004 को ये जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी, उसने अक्टूबर 4, 2006 को अपनी 5वीं रिपोर्ट सबमिट की और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई, 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग थी। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई, 152 रिकमेंडेशन, सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और 5वीं मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। इस बारे में बताया किस तरीके से झूठ फैलाया जाता है और किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है। इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी साफ साफ बताया। कल शाम से सरकार की ओर से बेहद भ्रमित करने वाला और कोरा झूठ फैलाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी का कानून आ गया तो 11 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, यह पूरी तरह से असत्य है। और जब राहुल गांधी जी ने इसका ऐलान किया तो सोच समझ कर किया। समझिए कि यह झूठ क्यों फैलाया जा रहा है और यह झूठ क्यों है। यह झूठ इसलिए है क्योंकि जो एग्रीकल्चर मार्केट है हमारा, वो इम्परफेक्ट है, वो एसिमेट्रिकल होता है। मार्केट के फोर्सेस में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, मार्केट में मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए हस्तक्षेप जरूरी होता है, और वही हस्तक्षेप एमएसपी करता है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब कोई भी खरीद इसके नीचे नहीं हो सकती, इसके ऊपर ही होगी। पहली बात, सरकार पूरा पैदा किया हुआ अनाज तो खरीदती नहीं है, थोड़ा उसका अंश ही खरीदती है अपने बफर स्टॉक के लिए। लेकिन एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि बाजार का जो मूल्य है वो एमएसपी के ऊपर हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हो। इससे किसान की सुरक्षा हो। तो ऐसे में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ ही बोल पे, झूठ के बूते सरकार चल रही हो। इसी तरीके से जय जवान में जय किसान की जब बात हो गई, जय जवान की बात आती तो जय जवान की बात आती तो क्या उन्हें अग्निवीर बना दिया, उन्हें खत्म कर दिया, उनका जीवन खत्म कर दिया युवाओं का। इस तरह की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। रोज बरोज हमारे तमाम जवान सीमाओं पर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और उन्होंने मीडिया को जो डायरेक्शंस दिए उसमें कहीं दिखाना नहीं, बताना नहीं तो पहले एक भी जवान शहीद होता था कितना सम्मान के साथ में अखबारों में छपता था, मीडिया में दिखाया जाता था। आज दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नहीं। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, मीडिया से छिपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और जब वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं तब सबसे ज्यादा हंसी आती है। आज वो यूएई में थे, वहां पर एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और वहां यह कह रहे थे कि
सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सरकारों को जनता के कामों में दखल नहीं देना चाहिए, उन्हें बिल्कुल वो रहना चाहिए। तो साहब स्थिति क्या है? इस देश के अंदर कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहां पूजा करेगा, क्या करेगा, कैसे इबादत करेगा, इन सब को भी अब सरकार डिसाइड करने लगी है। वो बता रही कि कैसे क्या क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, यानी सरकार हमें बताएगी क्या आप करेंगे। तो जनता की जिंदगी में ऐसे घुसने का काम किया है। यही नहीं, आप किस मंदिर में जाओगे नहीं जाओगे ये भी अब सरकार डिसाइड कर रही। और यह स्थिति हो तो आप समझिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और क्या करता घूम रही हो सरकार, और आप कहें कि साहब बड़ा स्वतंत्रता दे दी गई है। जनता की स्वतंत्रता हर तरह से छीनने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने घर आ गया हूं, अपने परिवार में आ गया हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मिलने आया हूं। तो साहब जब वो ये कहते हैं अपने घर परिवार में आ गया हूं, तो एक सवाल उठता है कि यूएई कैसे उनका घर और परिवार हो गया। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मैं हिंदू हूं, मोड़ घांची हूं, और न जाने क्या क्या बताते हैं। कहते हैं मैं पिछड़ी जात से हूं और जो कुछ। हालांकि पिछड़ी जात में उन्होंने खुद ही अपने आप ही घोषित किया खुद को की जाति को। लेकिन जब इसको लेके इतिहास की जानकारी लेने के लिए कैलिफोर्निया में वहां पर प्रोफेसर हैं अमेरिका में, तो प्रोफेसर आनंद प्रकाश मिश्रा से उनसे मैंने जानकारी ली कि मैंने कहा इसका क्या है, फैक्ट क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मोड़ घांची हैं, जब अहमद शाह अब्दाली भारत आया था तो उसके साथ ये लोग आए थे, और अहमद शाह अब्दाली के साथ आने पर उसके मसालों में जो तेल भरने का काम करते थे वो ये लोग हैं। और चूंकि वो हैं इसलिए आप समझ सकते हैं ये कौन है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को यूएई के मुसलमान अपने लगते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान उन्हें दुश्मन नजर आते हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान जिसे दुश्मन समझ में आते हो तो समझा जा सकता है कि किस तरह का खेल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मुसलमान को तो अपना समझते नहीं, उन्हें कहते हैं कपड़े से पहचानते हैं, उनके इबादत गाह से लेके सब पर हमला कराते हैं, तमाम मस्जिदें तोड़वा देते हैं, तमाम दरगाहें तोड़वा देते हैं, मजार तोड़वा देते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद का खेल करते हैं और सब कुछ। तब लगता है ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अहमद शाह अब्दाली या उधर के अरेबियन मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को असलियत में मुसलमानों के तरह से मानते ही नहीं। क्योंकि सच्चाई है यहां का मुसलमान वास्तविक तौर पे पुराना मुसलमान तो है नहीं। यहां कुछ पीढ़ियां पहले तक वो हमारा ही भाई था, हमारी बहन थी, हमारे लोग थे, वही कन्वर्ट हुए थे, और कन्वर्ट हुए थे इस कारण से वो यहां के मुसलमान हैं। ये कोई वहां से आए मुसलमान तो है नहीं मुस्लिम कंट्रीज से, ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, पूरी तरीके से यहां के हैं, इसी धरती में पैदा हुए, यही उनका स्थान है। तो ऐसी स्थिति में ये समझ में आता है कि इतना नफरत क्यों है। इसके बाद में जो नफरत है वो किसानों से है और जवानों से है, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां के वही जवान थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई लड़ी थी। यहां के सिख थे और दूसरे लोग थे, इसलिए जवानों से भी नफरत है। इसलिए किसानों से नफरत है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा था, सिखों को संदेश दिया था कि आप किसानी करना, और किसानी को सबसे पवित्र पेशा बताया था। यही वजह है कि उन्हें किसानों से भी नफरत है और किसानों पर हमले करते हैं। और जब ये करते हैं तब आता है कि फिर लड़ाई कौन लड़ेगा। तो लड़ाई लड़ने की बात आती तो ये होता है कि किसान नेता जो हमारे यहां थे, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, वो लड़ेंगे। और जब यह स्थिति होती तो पहले तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के आधार पर बात होती है। तो जिन स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पर बात होती है उन्हें भारत रत्न दिया जाता है, उनकी बेटी कहती है, word more today. Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi.
I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. ये भारत रत्न देने से काम नहीं चलता है। स्वामीनाथन जी, यदि ये आज जिस तरह से पंजाब में किसानों के साथ हो रहा है, ये देखकर दुख होता है। वो होते तो दुख होता। उन्होंने कहा था इसे पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, तभी उनका भला होगा। तो यह है, नरेंद्र मोदी ने तो वायदा किया था, नहीं किया। कांग्रेस ने तो 201 में से 175 लागू कर दी थी, बाकी लागू करने की प्रक्रिया में था, तब तक सरकार बदल गई। तो यह स्थिति है। चलिए छोड़िए, इसके बाद आइए, जो किसानों की राजनीति करते थे चौधरी चरण सिंह, उनके पोते को नरेंद्र मोदी में अपने दादा नजर आने लगते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मिल जाता है भारत रत्न। वहीं दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री, वो आकर के शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो 2 दिन पहले तक नरेंद्र मोदी सरकार को किसान विरोधी बता रहे थे। आज कहते हैं जय जवान जय किसान के नारे के कारण हम आ गए। और जो प्रियंका गांधी के सचिव रहे थे और कांग्रेस पार्टी के वो सेक्रेटरी रहे थे, वो घर में बैठे थे तो रोज प्रशंसा करके खुश करने की कोशिश करते थे। लेकिन वहां खुश होते ना होते ये भाजपा में पहुंच गए सब। चलिए, तो उनको भाजपा में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। अब जो विचारधारा की बात करते थे, वो आज राहुल गांधी में विचारधारा का अभाव देख रहे हैं। बड़ी समस्या है इस बात की। उधर राहुल गांधी विचारधारा ही है, तभी राहुल गांधी अपने नेता को भेजते हैं किसानों के पास, जो घायल किसान है अस्पताल में, उनके पास भेजते हैं उनका हाल चाल जानने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। ये 1 मिनट करें आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज़्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज़्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहाँ है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेराजिन कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं? हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है भैया, यहाँ लोकल एमएलए हमारे दयाल कंबोजी, ये सब लोग हम आ गए हैं। किसी प्रकार की जो मदद की जरूरत है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष राजा बनीन, तो वो वहां से राहुल गांधी की फोन पर उनसे बात कराते हैं। राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। और फिर कांग्रेस पार्टी को निर्देश देते हैं कि आप पूरी मदद करें जैसे भी होगी।
और जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सारे भ्रष्टाचारियों को तो आप ही ले लेते हैं। और अशोक चौहान, जिन पर आप आदर्श सोसाइटी घोटाला लगाया था कि कारगिल के शहीदों को फ्लैट देने के नाम पे जो है सोसाइटी में घोटाले हुए, उन्हीं को आपने, खुद नरेंद्र मोदी उन्हें घोटालेबाज कहते थे, देवेंद्र फडणवीस कहते थे। महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है? अशोकराव लीडर नाही आहेत, अशोकराव डीलर आहेत. तुम्ही बघा, रॉकेल पासनं तर पेट्रोल पंपापर्यंत डीलरशिप कोणाची, मोटरसायकल पासनं मोटर गाडीपर्यंत डीलरशिप कोणाची, सगळी डीलरशिप त्यांची. हे डीलर आहेत, हे लीडर नाही आहेत. या नांदेडला लीडरची गरज आहे. और आप सब जब उन्हें घोटालेबाज कहते थे, अब उसी घोटालेबाज को आपने अपनी पार्टी में कांग्रेस से शामिल करा लिया और अब उन्हें राज्यसभा के लिए भी भेज दिया। अब वो राज्यसभा जाएंगे। इसके पहले भी हमने देखा, वहां पर नरेंद्र मोदी ने जिन अजीत पवार पर आरोप लगाया था 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का, उन्हें 3 दिन बाद में अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था और गले लगा रहे थे। ऐसे ही शिंदे को वो आरोप लगाते थे और शिवसेना को बदनाम करते थे, वही शिंदे उनकी पार्टी में आ गए और मुख्यमंत्री हो गए। और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रहे थे वो डिप्टी सीएम बने। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, इन सब पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। बार बार शामिल कराते हैं। कभी वो टीएमसी में मुकुल राय वापस चले जाते हैं, फिर भाजपा में आ जाते हैं। भाजपा टीएमसी, भाजपा टीएमसी, इससे आप उनके कनेक्शन भी समझ सकते हैं। बहरहाल इसी तरीके से आप असम में देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, भ्रष्टाचार की बुकलेट छापी थी, आज वो उनके मुख्यमंत्री हैं। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हर राज्य में मौजूद हैं। चाहे आप हरियाणा हो, पंजाब हो, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह पे आरोप लगाते थे, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और वो कांग्रेस के भ्रष्ट लोग जिन पे आरोप लगाते थे वो इनके साथ हैं। इसी तरीके से और दूसरी जगह है, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दूसरे और राज्यों में। येदियुरप्पा को देख लीजिए, दूसरे और भ्रष्ट नेताओं को देख लीजिए, वो सब भाजपा में ही है। तो सारे भ्रष्टाचारी जब भाजपा में आ जाएंगे तो फिर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यह पूरा मंत्र है। और जब यह मंत्र हो तो आप समझ सकते हैं यही नरेंद्र मोदी का खेल है। तो भ्रष्टों के सहारे भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, शायद इसीलिए भ्रष्ट जनता पार्टी कहा जाता है इसे। तो भ्रष्ट जनता पार्टी बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। और जब यह बना दिया हो तो फिर बचने के लिए क्या होगा? नफरत का खेल खेला जाएगा, दूसरी और चीजें होंगी, साजिशें होंगी, दंगे होंगे और सच्चों को परेशान किया जाएगा। और आप देखिए, बीजू जनता दल, जिसपे वो कहते थे, बीजू जनता दल ने भी कह दिया कि हम भाजपा के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी की आपने भूमिका देख ली कि राहुल गांधी को वहां पहुंचने के पहले किस तरीके से उन्होंने ड्रामा किया और भाजपा को माइलेज दिया। इसी तरीके से आपने बिहार में देख लिया नीतीश कुमार का चेहरा, कि नीतीश कुमार किस तरीके से पाला बदल गए। इसी तरीके से आपने जयंत चौधरी को देख लिया, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को आप देख लीजिए। पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी वो हरियाणा की सीमा में नहीं पहुंचे हैं किसान, और यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहां पर उनके ऊपर पहले गन से गोली चलाई जा रही है और दूसरी चीजें हो रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। और उसके बाद पंजाब के क्षेत्र में है, पंजाब सरकार को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, वो करने की बजाय, किसानों को साथ देने की बजाय, वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ बैठ के दलाली का काम कर रही है किसानों की, और दलाली की राजनीति चल रही। तो यह है भारत बना दिया है। जब यह भारत बना दिया हो तो आप समझ सकते हैं। ऐसे में आपको सच्चा और झूठा पहचानना होगा। राहुल गांधी ने सभी किसानों को एमएसपी देने का और कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी देने की बात कह दी और कहा यह हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगा। तो यह स्थिति है, जो भी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार था वो करेंगे। पहले भी किया है, यह सबूत है, यह झूठ नहीं बोला जा रहा है। इस आयोग को भी उन्होंने गठित किया था, इसकी रिपोर्ट भी आई थी, इसकी मीटिंगें भी हुई।
इससे आप समझ सकते। इसके अलावा जवानों के लिए भी उन्होंने कहा कि ये अग्निवीर प्रथा खत्म करेंगे और उनको वो करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, युवाओं से हो, महिलाओं से हो, सबकी बात। हिंदुस्तान को आपने देख ही लिया किस तरीके से बलात्कारी राज्य बना दिया है, बेरोजगार देश बना दिया और न जाने क्या क्या बना दिया है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जैसे ही नेता की जरूरत होती है, और क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो भाजपा के साथ खड़े नहीं हो सकते, बाकी कोई भी पाला बदल सकता है। जय हिंद।